वेलकम इन क्लास 9th लर्निंग वीडियो। हम लोग चैप्टर 5 पर हैं और चैप्टर 5 का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, हम लोग पोस्टुलेट्स पढ़ चुके हैं, एक्सियम्स पढ़ चुके, जानते हम सब कुछ हैं, लेकिन इन सबको मैथमेटिकल इंडक्शन में, मैथमेटिकल पोस्टुलेट्स में, मैथमेटिकल एक्सियम्स में किसने चेंज किया? यूक्लिड्स ने। इसलिए इन सभी का नाम यूक्लिड्स के नाम से पड़ गया। ठीक है, चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें हमने एक्सप्लेनेशन के थ्रू बताया कि ट्रू फॉल्स कैसे कंप्लीट होते हैं। राइट, हम लोग इसके जैसे और भी बहुत सारे ट्रू फॉल्स बाद में करेंगे, पहले हमें धीरे धीरे करके एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम लोग इस 5.1 का केवल सेकंड क्वेश्चन करेंगे और इस सेकंड क्वेश्चन में केवल 5 डेफिनेशन हैं। अगर आप सेकंड क्वेश्चन का हेडिंग ध्यान से पढ़ लें तो मैं एक बार बुक में आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। जितनी भी टर्म्स लिखी हुई हैं उन सबकी डेफिनेशन बतानी है। एंड और वो पूछ रहा है आर दीज ऑर्डर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, वेयर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। कह रहा है इसमें कुछ ऐसे शब्द आए हुए हैं जिनके बारे में आपको डेफिनेशन से पहले समझना चाहिए। अब बताइए, अगर मैं आपको कोई स्टेटमेंट बोलूं और उसमें आपको वर्ड्स का मीनिंग ना पता हो तो वो स्टेटमेंट आपके लिए बेकार हो जाएगा। तो वो कहता है कि डेफिनेशन भी बताइए और ऐसे वर्ड्स भी उस डेफिनेशन में ढूंढ के बताइए जिनके मीनिंग के बिना वो सारी डेफिनेशन बेकार हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले बात करते हैं, मैंने नोट की हुई हैं पैरेलल लाइंस। सब जानते हैं पैरेलल लाइंस के बारे में। अभी हम इसे नहीं पढ़ते, अभी हम सोचते हैं ये पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। जो लाइनें बिल्कुल जैसे रेल की दो पटरी बिल्कुल एकदम एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं, ठीक है, कभी आपस में ज्वाइंट नहीं होती है। राइट, तो जैसे दो लाइनें एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो वो पैरेलल नहीं होंगी। इसका मतलब कौन सी पैरेलल होंगी? जो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी वो लाइनें क्या होंगी? पैरेलल होंगी। अगर हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ये हमारा पैरेलल लाइन का डेफिनेशन बन गया। सोच के देखिए, तो पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और जो एक ही प्लेन में होती हैं। एक ही प्लेन का मतलब क्या हुआ? अब मान लिया आपने दो लाइनें खींचनी है, पता लगा एक तो लेफ्ट साइड की दीवार पर खींच दी, दूसरी राइट साइड की दीवार पर, दोनों का प्लेन अलग अलग हो गया। को प्लेनर होनी चाहिए। को प्लेनर मीन्स एक ही दीवार के ऊपर दो लाइनें, एक ही कॉपी के सरफेस पर दो लाइनें, यानी कि एक कॉपी पे आपने एक लाइन खींची, दूसरी कॉपी पे ना, उनका प्लेन एक ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए हम लोग पढ़ के देखते हैं कि हमने क्या लिखा, जो हमने बोला वो लिखा कि नहीं लिखा। पैरेलल लाइंस में क्या लिखा? टू लाइंस आर सेट टू बी पैरेलल। दो लाइनों को पैरेलल कब कहा जाएगा? तब कहा जाएगा व्हेन दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, वो एक दूसरे को काटती ना हो। अगर काटेंगी तो फिर वो पैरेलल कैसे हुई? फिर तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। तो जो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी वही लाइनें पैरेलल होंगी। तो हम लोग क्या बोलेंगे? टू लाइंस आर सेट टू बी पैरेलल। Two lines are said to be parallel when they are not intersecting। जब वो एक दूसरे को नहीं काट रही होंगी तो वो लाइनें कैसी होंगी? पैरेलल। और दूसरी कंडीशन क्या है? दे आर कोप्लेनर। ये देखिए मैंने इसी ग्रीन बोर्ड के ऊपर एक लाइन यहाँ बनाई, दूसरी यहाँ बनाई। ये नहीं कि एक तो मैं यहाँ बनाऊँ और दूसरी कहीं और छत पर दीवार पर कहीं ना, दोनों का प्लेन सेम होना चाहिए, यानी कि वो कोप्लेनर होने चाहिए। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए वो कह रहा है कि कोई ऐसा वर्ड ढूंढकर बताइए जिसका मीनिंग आपको पता हो। अगर उसका मीनिंग नहीं पता होगा तो ये डेफिनेशन बेकार हो जाएगी। तो हमने लिखा हेयर द अनडिफाइंड टर्म्स आर लाइंस एंड प्लेन्स। जिस बच्चे को ये नहीं पता कि प्लेन क्या होता है, जिस बच्चे को ये नहीं पता कि लाइंस क्या होती हैं, तो वो पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में क्या समझेगा? तो इसलिए लाइंस और प्लेन्स के बारे में बच्चों को जरूर पता होना चाहिए। कैसे? जैसे आप एक कॉपी के ऊपर लिख रहे हैं तो वो आपका सरफेस आपका प्लेन हो गया। ठीक है, मैंने ये दो लाइनें खींच के दिखाई एक ही बोर्ड के ऊपर, तो दो लाइनों के लिए ये जो बोर्ड का सरफेस है ये क्या हो गया? प्लेन हो गया। और इनको हम लोग लाइंस बोलते हैं। तो क्या क्या स्टेटमेंट आया? टू लाइंस। तो इस लाइंस शब्द का मीनिंग पता होना चाहिए। अब बच्चों को अगर ये पता कि लाइन ये लाइन होती है तो वो कैसे बताएगा? तो क्या लिखें? क्या डेफिनेशन बनी? टू लाइंस आर सेट टू बी पैरेलल लाइंस इफ दे डू नॉट इंटरसेक्टिंग और दे आर कोप्लेनर, यानी कि वो दोनों एक दूसरे को नहीं काटती होंगी और वो एक ही प्लेन में होंगी। दे आर कोप्लेनर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइंस। तो अनडिफाइंड टर्म्स कौन कौन सी हुई? लाइंस एंड
प्लेन्स। ठीक है, इन दोनों शब्दों के बारे में बताना बहुत जरूरी है, तभी ये डेफिनेशन हमें समझ में आएगी। उसके बाद नाम आता है हेडिंग में सेकंड, परपेंडिकुलर लाइंस। कौन सी होती है परपेंडिकुलर लाइन? आप किसी को कभी परपेंडिकुलर कब बोलते हो? जब उन लाइनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 60 का, 120 का, 180 का, ना 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो जब ये देखिए ये चौक जो है इस डंडे के ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो अगर ये चौक इस डंडे के ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर है तो देखिए ये एंगल 90 डिग्री का है, राइट। तो जब तक, अब देखिए चौक को ऐसे रखा तो ऑब्ट्यूज हो गया, ऐसे बिल्कुल सीधा, दैट्स 90 डिग्री, राइट। तो क्या कहेंगे? ये देखिए टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो लाइनें परपेंडिकुलर तभी मानी जाएंगी इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अगर दो लाइनें एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती हैं तो ही वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर मानी जाएंगी। दो लाइनों के बीच में 90 डिग्री के अलावा कोई और एंगल अगर बनता है तो वो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होंगी। दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर कब होंगी? जब उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, इस डेफिनेशन को शब्दों में हमने किसी बुक में से देखकर ये डेफिनेशंस नहीं लिखी हैं, ये डेफिनेशंस हमने अपने मन से आसान शब्दों का यूज करते हुए आपके मन को सेटिस्फाइड करे, आपके दिमाग के अंदर घुस जाए, पढ़ते ही आपको याद हो जाए, ऐसे शब्दों से हमने ये लाइन बनाई है। ठीक है, तो क्या लिखा हमने? टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल। कब होंगी पैरेलल? व्हेन दे डू नॉट इंटरसेक्ट और दे आर इन कॉम्प्लेनर। ठीक है, दो लाइनें परपेंडिकुलर कब होंगी? टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री राइट एंगल। ठीक है, अब फिगर में बताइए ये CD लाइन इस AB के कौन है? परपेंडिकुलर। डेफिनेशन को हम फिगर के थ्रू पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं फिगर में कौन कौन सी लाइनें पैरेलल है, कौन कौन सी लाइन परपेंडिकुलर है। हियर द अनडिफाइंड टर्म इज, बताओ क्या? राइट एंगल। जिस बच्चे को राइट एंगल की नॉलेज नहीं है वो कैसे पता लगाएगा कि राइट एंगल को ही 90 डिग्री कहते हैं या 90 डिग्री को ही क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। इसलिए इस डेफिनेशन में जो अनडिफाइंड टर्म्स है जिसके बारे में बच्चों को पहले पता होना चाहिए वो कौन सी टर्म है? राइट एंगल। ठीक है, तो दो डेफिनेशन हमने पढ़ ली। पैरेलल लाइनें कब होंगी? जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और सेम प्लेन में होंगी, यानी कि को प्लेनर होंगी। लाइनें परपेंडिकुलर कब होंगी? जब इंटरसेक्ट करते समय उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आइए तीसरी डेफिनेशन पढ़ते हैं, लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब ये देखिए मैंने आपके सामने कितनी बड़ी लाइन ड्रॉ करी, इसको मैं यहां तक भी ले जा सकता हूं, पीछे भी ला सकता हूं। उस इतनी बड़ी लाइन का एक छोटा सा पार्ट, 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी, उसका एक छोटा सा पार्ट, मान लिया 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, बीच का पार्ट, उस बीच के पार्ट को क्या बोलते हैं? बीच के पार्ट को बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, आइए इन्हीं शब्दों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ए पार्ट। लाइन सेगमेंट कौन है? लाइन सेगमेंट लाइन का एक छोटा सा पार्ट है। लाइन का, इतनी बड़ी लाइन का एक छोटा सा जो पार्ट है बीच का, कहीं पर भी बीच में कोई एक पार्ट है, उस पार्ट का नाम क्या है? उस पार्ट का नाम है लाइन सेगमेंट। तो क्या पढ़े? ए पार्ट ऑफ ए लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन ए लाइन। ये देखिए ए और बी दो पॉइंट्स। ए पार्ट ऑफ ए लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच की जो जगह है इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। इस बड़ी सी फिगर में ए बी कौन है? ए बी एक लाइन सेगमेंट है। यहां से यहां तक एक लाइन है, उस लाइन का जो छोटा सा हिस्सा है दो पॉइंट्स के बीच की जगह, उसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। और ऐसे शो करते हैं, ये देखिए मैं इसको ए बी बोल सकता हूं, द लाइन सेगमेंट ए बी, और इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, द लाइन सेगमेंट बी ए। ए बी भी बोल सकता हूं और बी ए भी बोल सकता हूं, एक ही बात है। देखिए तो क्या हुआ? कौन हुआ लाइन सेगमेंट? किसका पार्ट हुआ? लाइन का। तो क्या बोलूंगा? ए पार्ट ऑफ ए लाइन, लाइन का एक पार्ट। कहां? बिटवीन द टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में, ऑफ ए लाइन, लाइन के दो पॉइंट्स के बीच की जगह का नाम बोलो क्या है? लाइन सेगमेंट। इन फिगर ए बी इज द लाइन सेगमेंट। अब यहां अनडिफाइंड टर्म कौन सी है? अनडिफाइंड टर्म इज द पार्ट ऑफ ए लाइन। अब बच्चों को ये नहीं पता कि पार्ट किसको बोलते हैं? पार्ट बोलते हैं हिस्से को, एक छोटे से टुकड़े को। तो उस छोटे से टुकड़े का मीनिंग अगर नहीं पता होगा तो डेफिनेशन कैसे समझ में आएगी? क्योंकि हमने डेफिनेशन में स्टार्टिंग में क्या यूज किया? पूरी लाइन नहीं, लाइन का एक छोटा सा हिस्सा, ए पार्ट ऑफ ए लाइन। ठीक है, कौन सी लाइन का पार्ट?
बिटवीन द टू पॉइंट्स इज नोन एज द लाइन सेगमेंट। ठीक है, चलिए नंबर 4 पर चलते हैं, रेडियस। अब सब बच्चे जानते हैं रेडियस क्या होता है। ठीक है, उसी रेडियस से हम क्या ड्रॉ करते हैं, सर्किल ड्रॉ करते हैं। तो रेडियस के बारे में, अच्छा रेडियस कहाँ से कहाँ तक होता है, अभी वैसे ही हम लोग अपना जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, शब्दों में बाद में देखेंगे हमने क्या लिखा। रेडियस किसको बोलते हैं, सर्किल के सेंटर से लेकर सर्किल की बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है, सर्किल के सेंटर से सर्किल की बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है उसका नाम रेडियस होता है। ये आपको डायग्राम नजर आ रहा होगा, देखिए डायग्राम में सेंटर है O और बाउंड्री है A तक, यानी कि जो पॉइंट है ये बाउंड्री पर है, तो O से लेकर A तक के डिस्टेंस का नाम रेडियस है। आइए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू ए पॉइंट, कहाँ है ये पॉइंट, ऑन द सर्किल इज कॉल्ड द रेडियस। बिल्कुल जनरल शब्दों में, बिल्कुल सिंपल। क्या, द डिस्टेंस, कहाँ की डिस्टेंस, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल टू ए पॉइंट, कौन सा पॉइंट, लाइज ऑन द सर्किल। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और टू ए पॉइंट, फ्रॉम द सेंटर टू ए पॉइंट ऑन द सर्किल इज कॉल्ड द रेडियस। ठीक है, ऑफ ए सर्किल। फिगर में बताइए रेडियस का नाम क्या है, OA इज द रेडियस। बताइए यहाँ पर अनडिफाइंड टर्म कौन सी हुई, सेंटर। अब जिस बच्चे को ये नहीं पता कि सेंटर कहाँ होता है सर्किल का, बिल्कुल सर्किल के सेंटर यानी कि बिल्कुल वहाँ जहाँ कंपास रखकर कितने भी रेडियस का एक सर्किल बनाते हैं, जब तक बच्चों को सेंटर नहीं पता होगा, बीच का पॉइंट नहीं पता होगा, तब तक वो कैसे इस क्वेश्चन का मेजरमेंट करेगा, क्योंकि डिस्टेंस किस किस के बीच की, सेंटर और पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का नाम रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पर अनडिफाइंड टर्म है सेंटर और फिगर में रेडियस का नाम है OA। लास्ट डेफिनेशन, स्क्वायर। अभी सोचते हैं स्क्वायर में क्या होता है। स्क्वायर की उसी फिगर को स्क्वायर बोलते हैं जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। अब चारों साइड तो रोम्बस की भी इक्वल होती हैं, उसी फिगर को स्क्वायर बोलते हैं जिसकी चारों साइड इक्वल होने के साथ साथ सारे एंगल भी 90 डिग्री के होते हैं, सारे एंगल। ठीक है, आइए पढ़ के देखते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल, क्या मतलब हुआ क्वाड्रिलेटरल का, जिसमें 4 साइड्स होती हैं। ट्राइंगल जिसमें 3 साइड्स होती हैं। पेंटागन जिसमें 5 साइड्स होती हैं। ठीक है, ऐसे हेक्सागन जिसमें 6 साइड्स होती हैं। तो क्वाड्रिलेटरल जिसमें कितनी साइड्स होती हैं, 4। क्या खास बात है उन चारों की, एक क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द 4 एंगल्स आर राइट एंगल्स, ए क्वाड्रिलेटरल in which all the 4 angles are कैसे एंगल्स, राइट एंगल्स, सबके सब एंगल राइट एंगल्स, एंड ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। बस ये छोटी सी बात आपको लिखनी है कि जिस क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल 90 डिग्री के हों, जिसकी चारों साइड इक्वल हो, बताइए उसका नाम क्या होता है, उस क्वाड्रिलेटरल का नाम होता है स्क्वायर। तो फिगर में ABCD कौन हुआ, स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर अनडिफाइंड टर्म कौन सी है, राइट एंगल। अब सारे एंगल राइट एंगल होने चाहिए। अब बच्चे को पता होना चाहिए कि राइट एंगल 60 डिग्री को नहीं बोलते, राइट एंगल 120 को नहीं बोलते, राइट एंगल 180 को नहीं बोलते, राइट एंगल किसको बोलते हैं, 90 डिग्री को बोलते हैं। ठीक है, तो जिस बच्चे को ये नहीं पता होगा कि राइट एंगल क्या होता है वो कैसे करेगा। तो चलिए शुरू से एक बार डिफाइन करते हैं। पैरेलल लाइन कौन सी होती हैं, 2 लाइनें पैरेलल जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती और एक ही प्लेन में ड्रॉ करी जाती हैं। नंबर 2, परपेंडिकुलर, 2 लाइनें जब एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं उन लाइनों के नाम परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तीसरी लाइन, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन का एक बीच में छोटा सा पार्ट होता है, उस छोटे से पार्ट का नाम ही क्या होता है, लाइन सेगमेंट। ए पार्ट ऑफ ए लाइन बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। ठीक है, रेडियस, सर्किल के सेंटर से लेकर सर्किल के ऊपर पॉइंट तक की बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस। राइट, स्क्वायर, जिस क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड्स होती हैं वो चारों साइड इक्वल होनी चाहिए और सारे एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए। आपको टिप्स पर ये डेफिनेशन याद हो जानी चाहिए। डायग्राम के साथ जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डायग्राम और अनडिफाइंड टर्म के साथ आप इन डेफिनेशंस को लिख कर आएंगे। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा था, अब हम इस सेकंड क्वेश्चन को इस एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ चुके हैं, तो ये 5 डेफिनेशन आपको टिप्स पर याद हो जानी चाहिए। अब इन दोनों के बाद फिर मैं आपको अब अगली वीडियो में एक 3rd क्वेश्चन कराऊंगा और साथ में 1 या 2 थ्योरम भी कराऊंगा। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, 5.1 में आगे बढ़ने से पहले अब हम 5.1 के आगे के क्वेश्चंस करेंगे।
थर्ड क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले हम फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इतने आप इस सेकंड क्वेश्चन की डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लीजिए, इन सबको अपनी कॉपी के ऊपर लिख लीजिए। ये सब हमने अपने शब्दों में बनाई हैं जो बहुत ईजी है और जो याद करने में भी आपको दिक्कत नहीं करेंगी। याद रखिएगा डायग्राम के साथ आपको डेफिनेशन लिख कर आनी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।